दी कैप्टन अमेरिका और द विंटर सोल्जर खत्म हो चुका है और मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि ये कहानी एक नंबर की थी। ये अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खोलती और बंद करती है। इसकी एक्सपोजिशन भी कमाल की है और पेसिंग भी वेल पेस्ड है, मगर सिवाय उस एक कहानी के जिसने हमसे झूठ बोला, जिसकी वजह से ये कहानी शुरू हुई थी। वो कहानी है फ्लैग स्मैशर्स की। मैं इसी बात का पूरी तरीके से इंतजार कर रहा था। मैं कंफर्म नहीं था, मगर मैं कंफर्म के इंतजार में था कि कहीं ना कहीं एंड तक तो ये कहेगी। और अगर आप मेरी फैल्कन द विंटर सोल्जर की वॉच पार्टीज देखते आ रहे हैं तो उसमें हर एक ऑलमोस्ट वॉच पार्टीज में मैंने कहा है कि कार्ली मॉर्गन और फ्लैग स्मैशर्स का आइडिया एकदम से बहुत ही चूतिया है। क्या सोच ले कि चल रहे हैं ये, आप हर किसी को दुश्मन नहीं बना सकते। और यही मुझे उनकी मेंटालिटी और मोटिव समझ नहीं आ रहे थे कि कैसा चूतिया प्लान है इनका। मगर अब समझ में आता है कि ये सारा का सारा एक झूठ कहा गया है मतलब कि एक तरीके से एक हेल्दी वे में मिसलीड किया गया है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। सबसे पहले इन्होंने हमसे एक झूठ बोला, एक हेल्दी वे में हमें मिसलीड किया। और अगर आप इनकी थोड़ी सी पुरानी आर्टिकल्स पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें हमें पता चलेगा कि एक रूमर उड़ता हुआ आ रहा था कि इस कहानी को फिर से रीराइट, रीशूट और री एडिट किया जा रहा है क्योंकि इट्स टू रियल टू बी ट्रू। और यहाँ मैं कोई नए ब्लैक कैप्टन अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन फ्लैग स्मैशर्स की वजह से बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से सैम ने डिसीजन उठाया और अपनी सोच को एक्सप्रेस किया कि वो हर एक कम्युनिटी और प्रॉब्लम्स के बारे में किस तरह से सोचता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जिस डबल डीलिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो झूठ है ग्लोबल वायरस का। इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी कोविड ब्रेक के दौरान, क्योंकि जब ये कहानी देखने के बाद मैं अपने आप ही से पूछ रहा था कि क्यों मुझे फ्लैग स्मैशर्स के मोटिव समझ नहीं आ रहे हैं, क्यों कार्ली मॉर्गन उनके साथियों का प्लान्स मुझे एकदम चूतियों वाला लग रहा है, और क्यों इस कहानी के रूमर्स आ रहे थे कि इसे रीराइट, रीशूट और री एडिट किया गया है। क्योंकि यह कहानी एक बायो टेररिज्म की कहानी के आसपास घूम रही थी और इस पैंडेमिक के दौरान इस कहानी को चेंज कर दिया गया। और वो भी किससे? एडीआर से, जो कि ऑलमोस्ट हर हॉलीवुड मूवी किया करती है। ऑटोमेटेड डायलॉग रिप्लेसमेंट, जैसे कि ह्यू जैकमैन वाला ये बिहाइंड द सीन्स आपको देख के समझ ही जाएंगे कि ऑलमोस्ट हर मूवी बनने के बाद एक्टर आते हैं अपने डायलॉग्स को फिर से री रिकॉर्ड करने के लिए कि अगर कुछ छूट गया हो या फिर कुछ और ऐड करने हो। और यही चीज स्ट्रांगली इस कहानी में भी हुआ है, मगर पर्पसली। और इस सस्पिशियस स्टोरी लाइन को समझने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस वैक्सीन्स को लेकर कुछ सवाल उठाएंगे कि ये वैक्सीन्स करती क्या हैं और ये वैक्सीन्स इतनी भारी मात्रा में चुराई ही क्यों गई, रेफ्यूजी कैंप में इतनी भारी मात्रा में लोग मर कैसे रहे हैं, और डॉक्टर विल्फ्रेड नेगल मामा डोनिया की डेथ के बारे में इतनी ज्यादा डिटेल्स कैसे रखते हैं जबकि वो पावर ब्रोकर के लिए काम करते हैं और पावर ब्रोकर तो इनसे नफरत करता है। अब देखो, हाँ हम सब जानते हैं कि पावर ब्रोकर कौन था, मगर पावर ब्रोकर और स्पेशली रेफ्यूजीज की कहानी रस्ड एक्सपोजिशन में थी। उन सबके कैरेक्टर्स की कहानी थोड़ी सी अंडर डेवलपमेंट में थी क्योंकि हम इन कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। मामा डोनिया ओरिजिनली कैसे मरी? ट्यूबरक्लोसिस से? अरे मैं ट्यूबरक्लोसिस झेला हूं, मैं जानता हूं। कोई भी 100 रुपए वाला डॉक्टर भी इसकी दवा लिख देगा, 6 महीने का कोर्स और आप ठीक। और तुम सब जो बोल रहे हो कि एपिसोड 2 में जो ट्रक भर भर के वैक्सीन चुराई गई थी वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए थी, मैं मान नहीं सकता। या फिर वो वैक्सीन कुछ स्पेशल बीमारी के लिए थी, कुछ स्पेशल सेलेक्टिव लोगों के लिए जो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं थी, और स्पेशल तरह की बीमारी से मरने की वजह से तो ही ये दवाएं चुराई गई क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था उनके पास। और इस सीरीज के रिलीज होने से पहले कोविड ब्रेक के दौरान भी आपको कई सारे आर्टिकल्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां आर्टिकल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि इस ब्रेक के दौरान में इस कहानी को फिर से रीराइट और रीशूट किया जा रहा है क्योंकि ये कहानी कुछ ज्यादा ही असली है इसे देखने के लिए। क्योंकि डिज्नी इस नाजुक से समय में यह नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी या आउटरीच क्रिएट हो, जिसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूं क्योंकि यह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, अगर डिज्नी ने बायो वेपन या वायरस वाली स्टोरी लाइन रखी होती, इसे चेंज ना किया होता, तो दो चीजें होती। पहली बात तो इन्हें अप्रेजल मिलता कि इन्होंने एग्जिस्टिंग वायरस से पहले ही कोई एक बायो वेपन या वायरस वाली स्टोरी लाइन ही लिख के रख दी। और दूसरी बात, या फिर मैं और अच्छे तरीके से बोलूं कि एक कांड होता कि लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन बैठता, और मिसकंसेप्शन बैठता तो लोगों के बीच में गलतफहमियां होती, गलतफहमियां होती तो थोड़ा सा गुस्से की भावना होती, गुस्से की भावना होती तो आउटरेज होता, और आउटरेज होता तो भैया धंधा इफेक्ट होता। और कोई कंपनी नहीं चाहती कि ये धंधा इफेक्ट हो, क्योंकि लोगों को क्या है, लोग तो कई तरीके से सोचने को तैयार हो जाते हैं कि भाई ये कॉर्पोरेट है, इन्हें सब पता था कि क्या होने वाला है। अब देखो, ये कहानी बहुत कुछ ज्यादा चेंज कर दी गई है, इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी सोर्स मटेरियल तो नहीं बचा है, मगर हाँ एक बात जरूर कही जा सकती है कि ये थैनोस के ब्लिप से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि पुराने लोगों और नए लोगों के क्लैश होने की वजह से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ
हो या फिर ये मिस्टीरियस वायरस उन रेफ्यूजीज से ही ओरिजिनेट हुआ हो, जो कि काफी हैवी मेंशन है इस पूरी कहानी में, क्योंकि ब्लैक पैंथर मूवी में ही कहा गया है कि अगर आप रेफ्यूजीज को अंदर लेके आओगे तो उनके साथ उनकी परेशानियां भी आएंगी। ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये वायरस स्पेशली मैद्रीपुर से ओरिजिनेट हुआ हो, जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन सिटी है। हो सकता है कि पावर ब्रोकर ने ही किया हो कुछ स्पेशल तरह के लोगों को मारने के लिए। और जब इतना ज्यादा बड़ा मिसकंसेप्शन होगा तो भाई डिज्नी नहीं चाहता कि उसका एशियन मार्केट खराब हो इतने छोटे से मिसकंसेप्शन की वजह से। इसीलिए कहानी को ज्यादा ही रियल थी हमें दिखाने के लिए। और इससे भी बड़ी बात कि ये ग्लोबल वायरस और पैंडेमिक के बारे में हमें नया कुछ क्या बता ही सकते हो आप। हम अपने औकात से ऊपर जानते हैं इस वायरस के बारे में। और सेम कुछ कहानी के रहने की वजह से ये बस ऑन एन एवरेज लगने लगेगी। और कभी भी मार्वल और हाँ, आई एम सॉरी कि लाइट चली गई, मगर जैसे हम बात कर रहे थे कि हम अपनी औकात से ऊपर जानते हैं, कुछ नया नहीं हमें बता पाएंगे, बल्कि कम ही बता पाएंगे, हम उनसे ज़्यादा जानते हैं। और जब कुछ कहानी में कुछ नया ना हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा ना हो, तो ये ऑन एन एवरेज ही लगने लगती है कहानियाँ। और मार्वल कभी भी एवरेज में सेटल नहीं करता। और इसके बाद भी इतनी सारी रीराइट, रीशूट और री एडिट के बाद कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पेसिंग को पकड़ के रखती है। कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता, सिवाय कुछ लोगों के मोटिव्स को छोड़ के, क्योंकि सारा कांड इन्हीं की वजह से शुरू हुआ था और इन्हीं की एजेंटे बकचोदों वाले लग रहे हैं। मगर अब ये सारी बातें समझ में आ रही हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। मगर गम की बात ये भी है कि ये ओरिजिनल कहानी से थोड़ी सी अल्टर की गई थी, मगर फिर भी जितना हमें देखने को मिला बहुत ही अच्छा था। इसके बारे में हम और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। मगर इसके अलावा अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, या फिर मुझसे कुछ बातें मिस हो गई हो, जैसे कैरेक्टर्स की इनकंसिस्टेंसी के बारे में, जैसे कि शेरिन यहाँ पे ठीक है, फिर उसके चेहरों पे चोट लगी हुई है, हाथों पे चोट लगी हुई है। इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी कहां से, किससे लड़के आई, वो क्यों नहीं बताया गया हमें। मगर फिर भी और कुछ बातें हैं जो मैंने मेंशन नहीं की या फिर मैंने मिस कर दी हूं, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो में देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी और मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब दबाएं देना है चैनल को। और अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी ज्यादा अच्छा लग गया तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। यार कमर दर्द कर रही है मेरी, तौबा।